वेलकम बैक स्टूडेंट। आज एक हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है लाइट। क्लास 10 से रिलेटेड टॉपिक है जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो ये हमारी वीडियो की श्रृंखला में सबसे पहली श्रृंखला। तो आप हमारे जो चैनल को उसको सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके, और शेयर भी करो और बच्चों को ये जो ज्ञान है ये पहुँचाया जा सके। तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं लाइट। देखिए लाइट क्या है। लाइट या इसे ही प्रकाश बोलते हैं। लाइट है क्या, इसकी डेफिनेशन बहुत सारी है, उनमें से कुछ डेफिनेशन मैं आपके सामने रखता हूँ। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन टू सी। देखिए लाइट वह है जो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे एनर्जी बोलते हैं, और यही हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने का सेंसेशन देती है। तो इसी को हम बोलते हैं लाइट। इसका नेचर क्या है, नेचर के बारे में डिस्कशन है, ये आगे भी पता लग जाएगी। लाइट को वेव भी मानते हैं और पार्टिकल भी मानते हैं। लाइट को आखिरकार इसको हमने क्या कहा है, ये डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब होता है डबल नेचर की है लाइट, क्योंकि इसको एक उसमें वेव भी कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे में इसको एक पार्टिकल भी। ये आगे जो पॉइंट है कि अब क्यों ऐसा हो रहा है, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंड यू। तो आइए अब अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट? देखिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता जैसे, मान के चलिए ये कोई स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। अब जैसे ही इस पर एक लाइट है जो कि स्ट्राइक करती है, जैसे ही इस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये लाइट स्ट्राइक कर रही है, ये लाइट ने स्ट्राइक करा, और लाइट क्या करेगी स्ट्राइक आफ्टर, ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है। तो यही फिनोमिना क्या कहलाने लगता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, दोबारा से समझिए। द रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक। द रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक। बाउंसिंग बैक का मतलब है, बाउंस बैक हो जाना मतलब वापस आ जाना, ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम ऑन द स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। उसी मीडियम में वापस आ जाती है जिस मीडियम से ये जाती है। किसी सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक के आफ्टर ये क्या आ रही है, वापस आ रही है। तो इसी फिनोमेनन का नाम हमने क्या रख दिया है, रिफ्लेक्शन। देखिए स्टूडेंट, व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन ए स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस, mostly part of the light is reflected back. This phenomenon is known as the reflection of light. वो भी डेफिनेशन अच्छी है, आप कोई भी डेफिनेशन आप इसमें ले सकते हैं। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। देखिए ये जो पॉइंट, ये जो है जो रे आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंस। इंसिडेंस रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल जो होता है हमेशा 90 डिग्री पर होता है। किसके साथ होता है, विद द सरफेस। ये जो एंगल है इसका 90 डिग्री होना चाहिए, उसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। इस पॉइंट को इंसिडेंस लिख दो, इंसिडेंट लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। इसे कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। ये इंसिडेंट रे है, और ये कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल। याद रखिए स्टूडेंट, अब इसमें कुछ एंगल्स होते हैं। जैसे हमारा ये एंगल है जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बिटवीन एंगल बनेगा, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल बनेगा, उस एंगल का नाम क्या होगा, इंसिडेंस एंगल। इसका क्या होगा, इंसिडेंस एंगल, और इसे शो करेंगे आई से। अब जो एंगल हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनेगा वो कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल।
और उसको शो किससे कर रहे हैं हम, आर से। तो आपको ये कुछ टर्म्स है जो क्लियर करनी है। इंसिडेंट रे कौन सी होती है, जो स्ट्राइक करती है आफ्टर बाउंसिंग बैक जाती है, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इन सरफेस के साथ जो पॉइंट या जो भी रे है, जो भी मतलब कोई भी हमने ड्रॉ करी है इमेजिनरी पॉइंट है, तो वो कहलाता है हमारा नॉर्मल। तो आपको एक 3 पॉइंट बड़े अच्छी तरीके से रिमेंबर या याद रखने हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज क्या है रिफ्लेक्शन के, और रिफ्लेक्शन है किस प्रकार से होता है, तो वो तो हम बता चुके हैं। तो फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप इतना भी लाइन कर सकते हो, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब इनका जो प्लेन होता है, मैंने अभी तुम्हें अपनी लास्ट स्लाइड में दिखाया भी कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये किस में होती है, एक ही प्लेन में होती हैं। देखिए दोबारा से देख लो, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस। देखिए ये भी आप बोल रहे हैं तो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे इस प्रकार भी, जैसे हमारा ये मान के चलो स्मूथ सरफेस है, तो नॉर्मल जो होता है वो हमेशा ही इसके साथ 90 डिग्री का होना चाहिए। और वो किसके साथ होना चाहिए, जो सरफेस है उसके साथ होना चाहिए। तो यही बात हमने लिखी हुई है इसमें, टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहाँ पॉइंट इंसिडेंस है, ये देखिए, तो यहाँ से यहाँ गई लाइट, तो ये सीधा बोल रहे हैं कि ये सरफेस के साथ इसका 90 डिग्री, उसी को नॉर्मल बोलेंगे। तो आपके अंडरस्टैंड आ चुका हो, समझ चुके होंगे आप। द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसके आफ्टर आपका एक सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में क्या है समझिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल आई होगा वो एंगल आर के ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स क्या है इसका, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। इस प्रकार ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60, ये 50 है तो ये भी 50। कहने का मीनिंग था, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई की वैल्यू आर के इक्वल होगी। देखिए कुछ पॉइंटों पर ऐसा होता है स्टूडेंट, जैसे मान के चलिए ये है हमारा, कभी ऐसा भी हो जाता है कि एग्जाम में ये वाला एंगल दे देते हैं, ये कितने का दे दिया, 30 का। अब पूछने लगा कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बताइए आप, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गलत लिखे आते हैं कि ये 30, ये भी 30। अरे ये गलत है, क्योंकि हमारा जो मेजरमेंट होना चाहिए ये वाला है और ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना, सरफेस के साथ। तो यहाँ पे नॉर्मल, तो हमें एंगल तो ये है ना इंसिडेंस, ये नहीं है हमारा एंगल। जो व्हाइट कलर से हमने दिखा रखा है, जो ग्रीन कलर से है वो हमारा इंसिडेंस एंगल है। तो ये 30 और ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल 90, तो इतना कितना बचता है, 60 डिग्री। तो आपका जो आई एंगल होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का। ये आपका 60 डिग्री, तो आर भी कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये आपको जो पॉइंट है वो याद रखना है, जब ये दोनों सेम है तभी सेकंड रूल अप्लाई होता है। सेम यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो आपके अंडरस्टैंड समझ में आ चुका होगा, बड़ा सिंपल है। और तुम इसे पढ़े, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और एंगल आई इक्वल ऑलवेज टू द एंगल आर। ये भी आपको समझ आ चुका होगा। देखिए आफ्टर दैट एक हमारा होता है प्लेन मिरर। देखिए मिरर आर 2 टाइप्स, मैं आपको बता दूं, एक तो कर्व्ड मिरर होते हैं, कर्व्ड मिरर, और दूसरे होते हैं हमारे प्लेन, दूसरा होता है हमारा प्लेन मिरर। तो इसमें थोड़ा पीडीएफ में शॉर्ट कर दिया है। तो कर्व्ड मिरर में आपके 2 मिरर आगे। तो प्लेन मिरर के बारे में हम समझ लेते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, जो हम घरों में यूज कर रहे हैं, वही मिरर क्या होता है,
प्लेन मिरर होता है। जिसका जो सरफेस है वो प्लेन हो, उसी मिरर को हमने कह दिया है प्लेन मिरर। ये मिरर है, ये मिरर क्या कहलाएगा? प्लेन मिरर। क्यों कहलाएगा प्लेन मिरर? क्योंकि इसका जो सरफेस है ये क्या है? प्लेन है, तो इसलिए इस मिरर का नाम क्या रख दिया है? प्लेन मिरर। तो इसकी जो इमेज फॉर्म होती है, काफ़ी एग्जामों में आ रही है ये आजकल, तो उसी को हमें अच्छी प्रकार से पढ़ना है। क्या है इसकी इमेज के जो करेक्टर है उनको समझते हैं। फर्स्ट करेक्टर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। याद रखना है आपको, प्लेन मिरर से जब भी फॉर्म्ड होगी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज भी फॉर्म होगी। वर्चुअल का मतलब है कि वो रियल इमेज नहीं होगी, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी सीधी इमेज प्राप्त होगी। आप अपने आप को जो फेस को देखते हो, आपको लेफ्ट एंड राइट तो दिखता है, ये तो कंफर्म है, पर तो आप इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। जैसे आपका सर है इसी प्रकार दिखेगा। कुछ मिरर्स में ऐसा भी हो जाता है कि वो उल्टा भी हो जाता है, जिसे हम बोल देते हैं इन्वर्टेड। ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उस इमेज का दूसरा करेक्टर ये कहता है कि सेम साइज का होगा। जैसे मान के चलिए मिरर है, अब यहाँ पर जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही इसके अंदर दिखाई देगा। जितना आपका बाहर ऑब्जेक्ट है वो इतना ही दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जितना इसके अंदर है, इसके अंदर बाहर है, इतना ही अंदर भी होगा। तो ये सेम साइज का ऑब्जेक्ट होता है। एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, और उसका साइज भी वही होगा जो साइज आपका बाहर है। जो इमेज इसके अंदर बनी है, मान के चलिए ये 10 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो साइज आएगा वो भी 10 सेंटीमीटर आएगा। साइज का तो हम बता चुके हैं। अब ये डिस्टेंस जो है, जैसे मानो मिरर से ये 5 सेंटीमीटर फार है, तो अंदर भी आपको ऐसा फील होगा कि 5 सेंटीमीटर ये अंदर की तरफ बन रहा है। तो बिहाइंड भी इतना ही होगा। लेटरली इन्वर्टेड होगा, मैं अभी बता चुका हूँ। लेटरली क्या होगा? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड आप लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ये देखते हैं। जब हम क्या देखते हैं, जब हमारा ये मिरर में अगर इसको देखते हैं तो इधर दिखाई देता है, इसको देखते हैं तो इधर दिखाई देता है। तो आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। देखिए आगे है जो हमारे कर्व्ड मिरर है, उनको हम स्फेरिकल मिरर भी बोल देते हैं। हमने बताया मिरर आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर फर्स्ट कर्व्ड मिरर, और नंबर सेकंड क्या था हमारा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को हम समझ चुके हैं। इसका नाम दूसरा क्या है? कर्व्ड मिरर भी बोल देते हैं स्फेरिकल मिरर को। ये 2 टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसे डाइवर्जिंग मिरर्स भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। कॉन्वेक्स मिरर, और उसे कौन सा मिरर बोल देते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। आइए तो इनकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। या स्टूडेंट हम ऐसे बोले जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटवर्ड से हो, रिफ्लेक्शन जो हो आउटवर्ड, मतलब पॉलिश इसके अंदर की साइड करनी होगी आपको, और रिफ्लेक्शन किधर से होगा? बाहर की साइड से। ऐसे इस पर रह गई और ऐसे वापस आई, मान लीजिए। अभी तो खैर ये क्लियर ही नहीं है क्योंकि आगे हम रे वाले सिखाएंगे। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा हमेशा स्टूडेंट वो होगा इसके आउटवर्ड से। आउटवर्ड कहते हैं जो उभरा हुआ तल है उससे। तो याद रखना है इसमें जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो रिफ्लेक्शन होता है हमेशा उभरे हुए तल से होता है, मतलब इस वाले सरफेस से इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा। दूसरा हमारा टाइप है कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? कॉनकेव मिरर में बड़ा सिंपल है कि इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट वो कैसे होगा? रिफ्लेक्शन इनवर्ड वाले सरफेस से। तो पॉलिशिंग कहाँ की जाएगी? आउटवर्ड पार्ट पर। इतना ध्यान रखना है आपको। अब जैसे यहाँ से कोई रे गई और ये रे इस पर स्ट्राइक करी और इस पे वापस, तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हुआ है? इनवर्ड वाले पार्ट से। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि रिफ्लेक्शन इनवर्ड से होता है तो वो होता है कॉनकेव मिरर, और यदि
रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, आउटवर्ड पार्ट से, तो वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब पॉइंट आता है इन्हें कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट, होता ऐसे है, जैसे हमारा ये वाला मिरर है कॉनकेव, देखिए एक मिनट देख लो, ये कॉनकेव मिरर है। अब जैसे हम, ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, अब जैसे हमने इस पर रेज ये स्ट्राइक कर रही है, ये वाली रे, अब ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे कन्वर्स हो जाती है, देख रहे हो आप, ये हो रही है कन्वर्स, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। तो याद रखना कि इसको कन्वर्जिंग, क्योंकि आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या करता है, जो रेज होती है उनको कन्वर्स करने का काम करता है। वहीं जो हमारा दूसरा मिरर है कॉन्वेक्स, जिसे डाइवर्जिंग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, देखिए क्योंकि स्टूडेंट जैसे ही हमने इस पर ये रेज इस डाली, तो क्या करता है, डाइवर्स करने का काम करता है। देखिए ये डाइवर्स हो रहा है, इसमें रेज ये जा रही डाइवर्स, तो इसीलिए कॉन्वेक्स जो हमारा मिरर है इसे और क्या नाम रख दिया है, डाइवर्जिंग मिरर। क्यों रखा है ये भी अब आपको हमने क्लियर टेक्निकल पॉइंट पे बता दिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड डेफिनेशन, न्यूमेरिकल सारी चीज़ों को लेकर के आएंगे। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद।